बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम जो हमारा पीरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो दिगर वन पेपर एग्ज़ाम होता है या लॉ का, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इंक्लूड होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो करना तो है हमने पार्ट टू जो कि फंडामेंटल राइट्स का है, आर्टिकल 8 से। लेकिन ये जो पहले 6 और 7 मतलब पहले 7 तक आर्टिकल्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जो लॉ का एग्ज़ाम है उससे रेलेवेंट होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसको समझे बगैर जो है ना, पहला या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो समझ नहीं आते, क्योंकि बेस ही इनसे बनती है। तो हम इसको भी साथ लेके चलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का, पार्ट 1 जो है ये इंट्रोडक्टरी है और इसमें 6 आर्टिकल्स हैं। पहले 6 आर्टिकल्स इंट्रोडक्टरी पार्ट में शामिल हैं। तो आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहते हैं जी, पाकिस्तान जो ये स्टेट है इसका नेम क्या होगा, एंड टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो इलाका है, जो एरिया है, वो क्या होगा, टेरिटरी क्या है इसकी। तो कहते हैं जी, पाकिस्तान इज़ अ फेडरल रिपब्लिक नाउन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये जितनी चीज़ें बोल्ड हैं ये एमसीक्यूज बन सकते हैं कि पाकिस्तान एक विफाकी रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक वो स्टेट होती है, वो रियासत होती है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे जो असल सुप्रीम पावर है, या जो मतलब है कि बेसिकली रिपब्लिक की मेन डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे जो स्टेट का हेड है ना, जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, तो वो अवाम उसको सिलेक्ट करती हो, इलेक्ट करती हो, सॉरी। तो जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट अवाम के वोटों से, अवाम की राय से इलेक्ट हो के रियासत का सरबराह बनता हो, ऐसी रियासत को रिपब्लिक कहते हैं। तो पाकिस्तान एक वफाकी रिपब्लिक है, नाउन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नाम जिसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कंप्राइजिंग द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी, जिसको हम आईसीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, के जो वफाकी हमारा दारुल खिलाफा है उसका रकबा, एंड अदर एक्सीडिंग स्टेट्स टेरेटरीज। Parliament may admit new states or areas into the federation on terms it deems fit। तो उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान जो है ना, इसके ये 4 सूबे हैं और 5वीं इसकी आईसीटी है, इस्लामाबाद की टेरेटरी है दारुल हुकूमत की। वो किसी सूबे में नहीं आती, वो अपनी एक अलहदा से इलाका है जो कि कैपिटल टेरेटरी है। और इसके साथ उन्होंने लिखा कि जो पार्लियामेंट है ना, वो किसी नई स्टेट को, किसी एरिया को अपनी इस फेडरेशन में शामिल कर सकती है उन टर्म्स पर जो वो मुनासिब समझेगी बाद में। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो साथ में ऐड की गई हैं कि जो 18th अमेंडमेंट हुई, 18वीं तरमीम हुई 2010 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो उसमें जो NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसकी फुल फॉर्म है। एन से नॉर्थ, डब्ल्यू से वेस्ट, एफ से फ्रंटियर, पी से प्रोविंस, रीनेम्ड खैबर पख्तूनख्वा। तो 2010 से पहले पहले तक खैबर पख्तूनख्वा जो अब नाम है जिस सूबे का, इसका नाम था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कि ये हमारे शुमाल मगरिब का फ्रंट वाला सूबा है। तो बाद में 2010 में 18वीं तरमीम में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, KP रख दिया, खैबर पख्तूनख्वा। फाटा, तो फाटा रिटेन्ड बट विद इवेंचुअल प्लान फॉर रिफॉर्म्स। तो फाटा, फाटा का मतलब होता है फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, कि वो कबायली इलाके, ट्राइबल एरियाज जिनको विफाक मैनेज करता है। तो फाटा जो है उसको रिटेन किया गया बट विद इवेंचुअल प्लान फॉर रिफॉर्म्स। तो ये बाद में जो क्या कहते हैं कि
जो आई ना 25वीं तरमीम, उसमें जाके इसको मर्ज किया गया KPK में। 2010 में सिर्फ NWFP का नाम चेंज किया गया KP। उसके बाद हमारी 25th अमेंडमेंट हुई 2018 में इमरान खान के दौर में, 25वीं तरमीम हुई। इसमें क्या हुआ कि फाटा जो कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया था, कि ये किसी सूबे का हिस्सा नहीं था बल्कि इसको विफाक ही मैनेज करता था, एडमिनिस्ट्रेट करता था। तो फाटा को मर्ज कर दिया गया इनटू KP, यानी कि फाटा को हिस्सा बना दिया गया खैबर पख्तूनख्वा का, दस रिमूविंग फाटा एज अ सेपरेट एंटिटी इन आर्टिकल 1। तो जैसे जो आर्टिकल 1 हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें हमने पढ़ा कि जो अगर आप देखें आर्टिकल 1 जो हमने ऊपर पढ़ा तो उसमें लिखा था इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी के बाद एंड अदर एक्सीडिंग स्टेट्स या टेरेटरीज, यानी कि 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, 5वीं इस्लामाबाद का एरिया है और इसके अलावा और भी ट्राइबल एरियाज़ हैं। तो यहाँ से फिर ये फाटा ख़त्म होके ये KP में मर्ज हो गए, यानी कि आर्टिकल 1 की जो पूरी डिटेल थी ना, अदर एक्सीडिंग स्टेट्स एंड टेरेटरीज, वो हिस्सा आर्टिकल 1 से निकल गया, कि वो वाला हिस्सा जो आर्टिकल में उनको देना पड़ा था, क्योंकि ये फाटा पहले एक सेपरेट एंटिटी थी, सेपरेट अपनी शनाख्त रखता था। तो इसको 2018 में 25th अमेंडमेंट के ज़रिए आइन में 25वीं तरमीम के ज़रिए मर्ज कर दिया गया उसमें KP में। आर्टिकल 1 हमने बड़ी डिटेल से देख लिया। तो आर्टिकल 2 है स्टेट रिलीजन, कि इस रियासत का मज़हब क्या होगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन कहता है कि इस्लाम इज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949। तो ये भी MCQs याद रखना है कि जो करारदाद मकासिद है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये 1949 में पास हुई है, 1949 में। एंड कायदे आज़म्स विजन ऑफ पाकिस्तान एज एन इस्लामिक स्टेट। तो कहते हैं जी ये जो इस्लाम हमारा स्टेट का रिलीजन है, ये हमारी करारदाद मकासिद पे भी पूरा उतरता है और कायदे आज़म का जो विजन था ना इस्लामी रियासत का, उस पर भी पूरा उतरता है। तो करेंट फॉर्म इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम वाज मेड द स्टेट रिलीजन फर्स्ट टाइम फॉर्मली इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसमें इस्लाम को ही स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अयूब खान के दौर में, इस्लाम वाज नॉट डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम को रियासत का दीन नहीं डिक्लेयर किया गया। अब ये MCQ को याद रखना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें इस्लाम को स्टेट रिलीजन ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं डिक्लेयर किया गया पहले, तो वो 1962 का है। आफ्टर क्रिटिसिज्म, तो जब तनकीद आई लोगों की तरफ से, उलमा की तरफ से, तो एन अमेंडमेंट इन 1963 रिस्टोर्ड द टाइटल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड कन्फर्म्ड इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन। तो 1963 में उनको एक अमेंडमेंट करना पड़ी, एक तरमीम करना पड़ी अपने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या किया उन्होंने कि इस्लाम को स्टेट रिलीजन करार दे दिया। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इस्लाम स्टेट रिलीजन था। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि पहले नहीं था, और 1962 के आइन में एक अगले ही साल 1963 में एक तरमीम करके इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया। और 1973 का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अब हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 2A, अब ये आपने याद रखना है कि आर्टिकल 2 तो हमने पढ़ लिया कि वो है स्टेट रिलीजन। अब 2A का मतलब होता है कि ये ए से अमेंडमेंट होता है। ए से क्या होता है? अमेंडमेंट के जो आर्टिकल 2 था उसमें अमेंडमेंट करके ये वाला आर्टिकल ऐड किया गया है। 2A ये बताता है कि ये पहले नहीं था, अमेंडमेंट करके इसको शामिल किया गया, इसलिए इसके साथ ए आता है कि ये आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट होके शामिल हुआ है।
तो 2A कहता है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, कि जो 1949 की करारदादे मकासद है इज मेड अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमारे आइन का एक लाजमी हिस्सा बनाया गया, एक बुनियादी हिस्सा बनाया गया, सर्विंग एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लेजिस्लेशन, जो कि कानून साजी के लिए रहनुमाई का उसूल के तौर पे काम करेगी। यानी कि करारदादे मकासद को आइन में शामिल कर दिया गया 2A के ज़रिए, आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट करके करारदादे मकासद को आइन का हिस्सा बना दिया गया, जो कि पहले सिर्फ इसके प्रीफेस में, इसके दिबाचे में शामिल होती थी। अब क्या कर दिया गया, उसको 2A के ज़रिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इसकी रोशनी में कानून साजी की जाएगी असम्बलियों में। तो बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं 2A का, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी 1949 में वाज पास्ड बाय पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेइंग डाउन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 1949 में जो पाकिस्तान की पहली जो एक आइनी असम्बली थी, ठीक है, उसने ये करारदाद मकासद पास की थी। करारदाद मकासद ये थी कि जिसमें ये मकासद तय कि कहते कि किन मकासद को हासिल करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया, तो इन मकासद पे अमल किया जाना चाहिए। तो 1956 के आइन में और 1962 के आइन में क्या हुआ कि द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ओनली। तो प्रीएम्बल होता है वही इब्तदाइया, कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल शुरू होने से पहले जो प्रीएम्बल होता है इब्तदाइया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होता, वो इब्तदाइया होता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1956 के आइन में भी 1962 के आइन में भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं की गई, बल्कि प्रीएम्बल में थी, इब्तदाइये में थी, नॉट एज एन इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्सेबल पार्ट नहीं था, इन्फोर्सेबल पार्ट तो वो होता है जो कि आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन 1973 में क्या हुआ कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज केप्ट इन द प्रीएम्बल अगेन, यहाँ भी पहले प्रीएम्बल में ही रखी गई 1973 में, नॉट एज अ सब्सटेंटिव आर्टिकल। तो फिर क्या हुआ 1985 में जब रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर RCO हुआ, जनरल ज़ियाउल हक ने किया 1985 में रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, तो फिर क्या हुआ आर्टिकल 2A वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि 2A 1985 में ऐड किया गया। इट मेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अ सब्सटेंटिव ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जस्ट अ प्रीएम्बल। तो 2A ने करारदादे मकासद को कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा हिस्सा बना दिया, ना कि सिर्फ इब्तदाइये का पार्ट। तो ये अब चीज़ें इसमें से याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब हुई, 1949, और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट ये प्रीएम्बल में थी, 1973 में भी ये प्रीएम्बल में रखी गई। लेकिन 1985 में जब ज़िया का रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया, RCO आया, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, तो उसमें फिर 2A को डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब ये क्या है 2A की सूरत में बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्सेबल क्या है पार्ट है। तो करारदाद मकासद का ये छोटा सा लिखा है कि करारदाद मकासद में बयान करदा उसूल और दफात आइन का बाकायदा हिस्सा है, कि करारदाद मकासद में जो कुछ लिखा हुआ है अब वो आइन का बाकायदा हिस्सा है। अब उसमें कहा क्या गया करारदाद मकासद में, उसमें यह कहा गया है कि जो इक़्तिदार आला है, जो सोवरेनिटी है, वो अल्लाह ताला की है, और पाकिस्तान में जमहूरियत, मसावात, आज़ादी, समाजी इंसाफ और अक़लियतों के हकूक़ इस्लाम के मुताबिक कायम किए जाएंगे। आर्टिकल 3 है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि पाकिस्तान में क्या किया जाएगा कि रियासत इस्लामी में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो इस्तेहसाल है लोगों का, उसको एलिमिनेट किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। तो आर्टिकल 3 कहते हैं कि द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि रियासत जो है वो हर किस्म के इस्तेहसाल को, जुल्म को, सितम को क्या करेगी, एलिमिनेट करेगी, एंड द ग्रेजुअल fulfillment of the principle from each according to ability to each according to work। ये तो एक उसूल है कि हर बंदे को उसकी सलाहियत के मुताबिक से लेके हर बंदे को उसके काम तक रियासत क्या करेगी, वो
चीज़ें मुहैया करेगी। अब इस आर्टिकल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे हैं कि दिस आर्टिकल रिफ्लेक्टेड द सोशलिस्ट ओरिएंटेशन एंड इकोनॉमिक जस्टिस गोल्स ऑफ द 1970s अंडर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कि ये आर्टिकल सोशलिस्ट जो सिनेरियो है उसको जाहिर करता है कि 1970 में जो भुट्टो ने गोल बनाया था कि हर बंदे को क्या मिले, मुआशी तौर पे इंसाफ मिले, कि हर बंदे को जो उसके पास सलाहियत है काम करने की उसके मुताबिक उसको नौकरी मिले, उसको रोज़गार मिले। तो इट्स पर्पज़ वाज टू कर्ब कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मूव टूवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट। कि इस आर्टिकल को ऐड करने का मकसद ये था कि ये जो अमीरों के पास दौलत इकट्ठी होती रहती है और दूसरे तबके का इस्तेसाल होता रहता है उसको ख़त्म किया जा सके और एक वेलफेयर, एक फलाही रियासत के क़याम की तरफ बढ़ा जाए। आर्टिकल 3 itself has not been amended since 1973। हाउएवर वो कह रहे हैं कि 1973 में ये आर्टिकल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा, और आज तक इसको अमेंड नहीं किया गया। हाउएवर इट्स स्पिरिट इज़ रीएनफोर्स्ड थ्रू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्पेशली आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 3 को नहीं छेड़ा गया, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, और लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 38 जो है ना वो इसको रीइंफोर्स करता है, यानी कि जो बात आर्टिकल 3 में कही गई यही 38 में कही गई है कि प्रोमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, के लोगों का जो समाजी और मुआशी बर्ताव है ना, या समाजी और मुआशी लोगों के हालात हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 38 फंडामेंटल राइट्स वाला। तो आर्टिकल 3 क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, के एक बंदा अमीर से अमीर तर होता जाए, एक बंदा गरीब से गरीब होता जाए, इस इस्तेसाल को ख़त्म किया जाएगा। आर्टिकल 4 कहता है जी राइट टू इंजॉय प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जो लॉ है, जो कानून है, उसका मतलब है कि अवाम को प्रोटेक्ट करना, अवाम की जान को, माल को, उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करना। तो आर्टिकल 4 भी यही कहता है कि इट इज़ द इनएलियनेबल राइट। इनएलियनेबल का मतलब होता है कि जो किसी से किसी भी सूरत छीना नहीं जा सकता, कि हर बंदे का ये ऐसा हक है ऑफ एवरी सिटीज़न एंड पर्सन इन पाकिस्तान, कि हर शहरी का, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स का ये लॉ की प्रोटेक्शन उसको देना, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसको देना उसका इनएलियनेबल राइट है, कि जो उससे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद इट, और उसके साथ जो सलूक किया जाएगा वो लॉ के मुताबिक होगा। कि अगर वो कोई जुर्म भी करता है तो अगर उसको गिरफ़्तार करना है तो कानून के मुताबिक गिरफ़्तार करना, उसको सज़ा देनी है तो कानून के मुताबिक सज़ा देनी है, उसको कानून के मुताबिक अपना वकील करने का हक़ देना है, कानून के मुताबिक अपना मुकदमा लड़ने का हक़ देना है, कानून के मुताबिक अपनी सफाई पेश करने का मौका देना है, फेयर ट्रायल उसका चलना है। तो कानून के मुताबिक हर बंदे को डील किया जाएगा, लॉ की प्रोटेक्शन होगी। ये हर शहरी का इनएलियनेबल राइट है कि जो उससे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। द पर्पज़, अब इसका मकसद क्या था, इसको वाज टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ, ताकि कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हूँ, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द स्टेट। आर्बिट्रेरी होता है कि मुतलकुल इनान, के कोई पूछने वाला नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, ताकि रियासत जो है ना उसके इस तरह के मतलब है कि एक्शंस को, कामों को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ये इस आर्टिकल का मकसद था। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल दैट लॉ इज सुप्रीम नॉट रूलर्स। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि जो कानून है ना ये सुप्रीम है, ये सबसे ऊपर है, नॉट रूलर्स, हुक्मरान जो है ये सबसे ऊपर नहीं है। हर बंदे के साथ वैसे नहीं डील किया जाएगा जैसे हुक्मरान की मर्जी होगी, बल्कि हर बंदे को वैसे डील किया जाएगा जैसे आइन और कानून कहता है। आर्टिकल 5 है जी लॉयल्टी टू स्टेट, कि हर शहरी जो है वो अपनी रियासत के साथ वफादार रहेगा।
लॉयल्टी वफादारी दिखाएगा, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ is the basic duty and inviolable obligation of every citizen। हर शहरी की ये लाजमी ड्यूटी है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो क्या करेगा, अपनी रियासत के साथ वफ़ादार रहेगा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने लॉ की क्या करेगा, फरमाबरदारी करेगा, इन पे अमल करेगा। अब वो कह रहे हैं कि 2018 से 2022 तक के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं पीटीआई के दौर के, ड्यूरिंग डिबेट्स ऑन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्पेशली इन अप्रैल 2022, आर्टिकल 5(1) loyalty to the state is the basic duty of every citizen was invoked in the National Assembly to argue against foreign influenced moves. The Supreme Court ruled that Article 5 cannot be misused to block constitutional processes like no confidence votes। तो अब यहाँ पे ना उन्होंने ये बात एक एग्ज़ाम्पल दे के की है कि अप्रैल 2022 में जब ये कह रहे थे पीटीआई वाले कि पाकिस्तान में क्या हुआ है, फ़ॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ है कि अमेरिका जो है वो मुदाखलत कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कह रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, उसने रूलिंग दी थी कि जो आर्टिकल 5 है ना, ये मिसयूज़ नहीं किया जा सकता आपके आइनी प्रोसेसेस के लिए। कि जैसे नो कॉन्फिडेंस वोट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है कि आइन कहता है कि आप नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वज़ीर आज़म को, हुकूमत को हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आर्टिकल 5 का झूठा सहारा ना लो कि मतलब है कि ये लोग तो स्टेट के साथ लॉयल नहीं हैं, इनको तो अमेरिका कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आओ। तो इसको मिसयूज़ ना करो आर्टिकल 5 को, क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस जो वोट लेके आ रहे हैं, ये आइन इनको हक देता है कि ये किसी वज़ीर आज़म पे नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद का वोट लेके आएँ। तो अगर कोई बंदा नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आता है असम्बली में, तो ये कोई स्टेट के साथ कोई गद्दारी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़ुद उसको आज़ादी दी है। तो आप आर्टिकल 5 का मिसयूज़ ना करो। आर्टिकल 6 है जी हाई ट्रीज़न। इसका मतलब है कि गद्दारी, यानी कि कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को, किसी इसकी प्रोविजन को, किसी इसके सेक्शन को, किसी सब सेक्शन को अगर ख़त्म करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोई कोशिश करेगा तो उसकी सज़ा जो है ना वो मौत होगी, जो कि तयन कौन करेगा, वो हमारी पार्लियामेंट तयन करेगी। यानी कि हाई ट्रीज़न, ये जो हम बार बार सुनते हैं, कोई बंदा कहते हैं लो जी इसने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है, इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 है जी हाई ट्रीज़न, संगीन गद्दारी, एब्रोगेशन, subversion, suspension or attempt, conspiracy to do so of the constitution by force or unconstitutional means is an act of high treason which cannot be validated by any court। उन्होंने कहा कि आइन को एब्रोगेट करना, सिरे से ही ख़त्म कर देना, सबवर्जन इसको बदलना, सस्पेंशन इसको सस्पेंड करना, यानी कि कुछ अरसे के लिए सस्पेंड के बाद में बहाल हो जाएगा, और अटेम्प्ट टू डू सो, या ऐसा कुछ करने की कोशिश करना, बाय फोर्स ताकत के ज़रिए, और अनकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स या किसी भी गैर आइनी तरीके से, इज़ एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीज़न, ये सारे के सारे संगीन गद्दारी के केसेस हैं, विच कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट। कोई भी पाकिस्तान की अदालत इसको ठीक करार नहीं दे सकती कि ये जो किया ये ठीक है, इसको वैलिडेट नहीं कर सकती। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है इस आर्टिकल का कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों ऐड किया गया, टू स्टॉप फ्यूचर मिलिट्री टेक ओवर्स आफ्टर रिपीटेड कूज। के पहले 1958 में अयूब खां आया, 1969 में याहिया खान आ गया, 1971 में ज़ियाउल हक आ गया। तो इन जैसे जो मिलिट्री कूज थे, मिलिट्री ने टेक ओवर किए, इनको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल ऐड किया गया। इनिशियली सिंबॉलिक सिंस नो मिलिटरी रूलर वाज एवर पनिश्ड डिस्पाइट क्लियर वायलेशंस। अब वो यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ बराए नाम है, क्योंकि
कोई भी मिलिट्री रूलर जो है ना, वो आज तक उसको सज़ा नहीं मिली, इसके बावजूद कि उसने आर्टिकल 6 की क्लियर वायलेशन की हुई है। 18वीं तरमीम क्या कहती है जी? एक्सपेंडेड स्कोप के ये जो आर्टिकल 6 है 18वीं तरमीम में, इसमें एक और लफ्ज़ ऐड कर दिया गया, एक और बल्कि फ्रेज़ ऐड कर दी गई, होल्डिंग इन अबेयंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हाई ट्रीजन। के मतलब इसका ये है कि अच्छा, तो होल्डिंग इन अबेयंस यही है कि वक्ती तौर पे ना कुछ अरसे के लिए इसको क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना या इसको सस्पेंड कर देना और बाद में इसको रिस्टोर कर देना कॉन्स्टिट्यूशन को। तो 18वीं तरमीम में ये शामिल कर दिया गया कि होल्डिंग इन अबेयंस करना भी क्या है, वो आर्टिकल 6 का ही हिस्सा होगा, वो भी हाई ट्रीजन होगा। अब जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई ना 2015 में, 21वीं, उसमें लिखा कि नो डायरेक्ट चेंज टू आर्टिकल 6 बट मिलिट्री कोर्ट्स वर सेट अप टू ट्राई टेररिज्म केसेस रेजिंग डिबेट्स अबाउट सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 6 को तो नहीं छेड़ा गया, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स बन गई 2015 में 21वीं तरमीम के ज़रिए, कि जहाँ पे दहशतगर्दी के केसेस का ट्रायल होगा, कि वो फ़ौजी अदालतें बन गई। अब यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो गई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो ये मिलिट्री कोर्ट्स कैसे ट्रायल कर सकती हैं, कि फ़ौजी कैसे ट्रायल कर सकते हैं लोगों के। तो सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ट्रायल तो अदालतों में होने चाहिए। तो ये डिबेट शुरू हुई, लेकिन कोई आर्टिकल 6 में कोई नहीं छेड़ा गया। तो डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं जी? ज़ियाउल हक ने 1977 में मिलिट्री कू लगाया, एब्रोगेट्स पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट वाज नॉट ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। कि उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को क्या किया, एब्रोगेट किया, ख़त्म किया, लेकिन आर्टिकल 6 के अंडर उसका ट्रायल नहीं हो सका। कोर्ट्स वैलिडेटेड हिज एक्शंस अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। अदालतों ने उसने जो काम किए एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको वैलिडेट कर दिया, उसको जायज़ करार दे दिया कि ये नज़रिया ज़रूरत है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है नज़रिया, ऑफ नेसेसिटी ज़रूरत, यानी कि नज़रिया ज़रूरत के ज़रिए कोर्ट्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ ने 2 कू लगाए 1999 में और फिर 2007 में एमरजेंसी लगाई, तो इम्पोज्ड एमरजेंसी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। और हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह लिखा है कि सस्पेंशन क्या है, वो हाई ट्रीजन है। तो फर्स्ट मिलिट्री रूलर फॉर्मली चार्ज अंडर आर्टिकल 6, तो ये पहला मिलिट्री रूलर था जिसके ऊपर चार्ज लगा आर्टिकल 6 का, कि आर्टिकल 6 इस पर लगाया गया। 2019 में स्पेशल कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ इन एब्सेंशिया फॉर हाई ट्रीजन लेटेड एनल्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। तो डेथ इन एब्सेंशिया का मतलब होता है कि ये खुद अदालत में मौजूद ना हो तो अदालत क्या करे, सज़ा सुना दे। तो डेथ इन एब्सेंशिया यानी कि इसकी अदम मौजूदगी में स्पेशल कोर्ट ने इसको सज़ाई मौत सुनाई फॉर हाई ट्रीजन, यानी कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की वजह से। लेटर अनल्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड, जो कि बाद में टेक्निकल ग्राउंड्स पे ख़त्म कर दी गई। मजलिस शूरा जो है पार्लियामेंट, वो क्या करेगी, मस्ट बी बाय लॉ प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ट्रीजन। कि ये पार्लियामेंट, ये जो मजलिस शूरा, ये इसका इख्तियार है कि जो कि लॉ के मुताबिक क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी सज़ा उस बंदे को जो कि हाई ट्रीजन का मुजरिम करार पाएगा। चलो जी, कल से हम अपना प्रॉपर जो है वो फंडामेंटल राइट से शुरू करेंगे। ये चीज़ें जो थी ये बड़ी इम्पोर्टेंट थी।